प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी भाग द्वितीय की कक्षा का स्वागत है। प्राणी विज्ञान की कक्षा में पिछले व्याख्यान में हम सेकंड पेपर की पहली इकाई का पहला चैप्टर ऑस्मो रेगुलेशन अध्ययन कर रहे थे। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि कोशिका को होमियोस्टेसिस की अवस्था में बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रियाएं प्रयुक्त होती हैं। कोशिका की एक अर्धपारगम्य चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। इस झिल्ली के आर पार विभिन्न अणुओं की गति ही कोशिका के होमियोस्टेसिस या साम्यावस्था को बनाए रखने की उत्तरदायी है। कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा इस कोशिका के आर पार विभिन्न अणुओं का पारगमन हो सकता है, आवागमन हो सकता है, इनको देखेंगे। मुख्य तौर पर जो जल है ये ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा कोशिका की झिल्ली के आर पार गति करता है। ऑस्मोसिस की प्रक्रिया एंड ऑस्मोसिस या एक्स ऑस्मोसिस, कोशिका के भीतर प्रवेश या कोशिका के बाहर जल का जाना, ये हो सकती हैं। कल हमने इस पर चर्चा की थी आरबीसी के उदाहरण के साथ साथ, जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से लाल रक्त कोशिकाओं को हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक विलेन में रखने से उनकी झिल्ली प्रभावित होती है। ये ऑस्मोसिस की क्रिया के लिए आवश्यक है कि पूरा माध्यम एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा विभाजित हो। यदि ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली ना हो और बिना चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के विभिन्न तत्वों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ आवागमन हो, प्रसार हो, तो वही डिफ्यूजन कहलाता है या विसरण कहलाता है। जल के अलावा बाकी तत्वों को कोशिका झिल्ली के आर पार पारगमन के लिए दो प्रमुख विधियां और हैं। एक पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट विभिन्न आयनों या अणुओं को कोशिका झिल्ली के आर पार अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करने के लिए प्रयुक्त होता है। ये दो प्रकार से हो सकता है, सिंपल पैसिव ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेटेड पैसिव ट्रांसपोर्ट। सिंपल पैसिव ट्रांसपोर्ट कोशिका झिल्ली में उपस्थित चैनल्स के द्वारा सामान्य रूप से अणुओं का झिल्ली पार करने की प्रक्रिया है। फैसिलिटेटेड पैसिव ट्रांसपोर्ट में कैरियर प्रोटीन होते हैं। ये प्रोटीन अणुओं को झिल्ली के आर पार जाने में सहायक होते हैं। प्रोटीन के एक ओर अणु संयुक्त हो जाता है, उसके बाद प्रोटीन के कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव हो जाने के कारण वही अणु झिल्ली के दूसरी पार पहुंच जाता है। ये फैसिलिटेटेड पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट सदैव उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। अगली विधि जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। इसको सक्रिय परिवहन कहते हैं। जैसा अभी हमने जिक्र किया कि अगर टोनिसिटी या सांद्रता में अंतर हो तो जल का कोशिका के बाहर या कोशिका के बाहर से भीतर प्रवेश ऑस्मोसिस की क्रिया के द्वारा हो जाता है।
प्रायोगिक रूप में ऐसा नहीं है कि कोशिका के बाहर और कोशिका के भीतर विभिन्न आयनों की सांद्रता समान हो। आयनों की सांद्रता असमान रखनी पड़ती है विभिन्न जैविक क्रियाओं के सुचारू संचालन के लिए, किंतु आयनों की असमान सांद्रता स्थापित रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और यही एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा किया जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो प्रकार से होता है, एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऊर्जा एटीपी के रूप में आवश्यक होती है। कोशिका झिल्ली में उपस्थित चैनल्स के माध्यम से एटीपी की सहायता से ऊर्जा प्राप्त होती है। फॉस्फोरिलेशन होता है, फॉस्फोरिलेशन के साथ हुआ तत्व भी संयुक्त कर दिया जाता है और उसके बाद ऊर्जा की सहायता से उसे कोशिका के बाहर कर दिया जाता है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी का उपयोग न करते हुए बायो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग किया जाता है। आयनों के सांद्रता में अंतर के कारण इलेक्ट्रोपोटेंशियल, इलेक्ट्रिक चार्जेज में अंतर, इलेक्ट्रोपोटेंशियल अर्थात इलेक्ट्रिक चार्जेज में अंतर, तो इलेक्ट्रोपोटेंशियल या इलेक्ट्रिक चार्जेज में अंतर उत्पन्न हो जाता है। इस अंतर से जो विभवांतर से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह परिवहन के लिए काम में लाई जाती है। ये द्वितीय प्रकार का, सेकेंडरी प्रकार का एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। इनका उदाहरण हम देखें तो तंत्रिका झिल्ली, आगे आप इसी पेपर में तंत्रिका तंत्र की कार्य की पढ़ेंगे तब आपको विशेष जानकारी प्राप्त हो सकेगी। तंत्रिका झिल्ली में विभवांतर निरंतर स्थापित रहता है जिसको रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। सोडियम आयन कोशिका झिल्ली के बाहर अधिक मात्रा में रहते हैं, भीतर कम, और पोटेशियम आयन तंत्रिका झिल्ली के भीतर की तरफ अधिक रहते हैं, बाहर कम रहते हैं। इलेक्ट्रोपोटेंशियल चार्जेस के कारण सोडियम आयन निरंतर भीतर जाने का प्रयास करते हैं क्योंकि सांद्रता में अंतर होता है, और एटीपी के सहायता से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा तंत्रिका कोशिका निरंतर इन सोडियम आयनों को कोशिका से बाहर निष्कासित करती रहती है। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। इसी प्रकार से मांसपेशीय कोशिकाओं में कैल्शियम आयनों के द्वारा विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। वहाँ निरंतर कैल्शियम आयनों को बाहर एक्सपल्स किया जाता है, बाहर निकाला जाता रहता है एटीपी की सहायता से ऊर्जा प्राप्त करके, और इस तरह से वहाँ सार्कोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में भी एक विभवांतर की स्थिति उत्पन्न बनाए रखी जाती है। कैल्शियम बाहर अधिक है और तंत्रिका झिल्ली में सोडियम बाहर अधिक है। तो ये एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट हैं जिनके द्वारा कोशिका के भीतर से विभिन्न आयनों को या अणुओं को बाहर किया जाता है या कोशिका के बाहर से कोशिका के भीतर प्रविष्ट कराया जाता है। और इन विधियों के द्वारा कोशिका की साम्यावस्था अर्थात कोशिका झिल्ली अपनी सामान्य अवस्था में बनी रहे, ये व्यवस्था बनाए रखी जाती है। तो ये तो हुआ कोशिका स्तर पर, एट द लेवल ऑफ सेल, कोशिका के स्तर पर किस प्रकार से विभिन्न आयनों या विभिन्न मॉलिक्यूल्स को झिल्ली के आर पार
पारगमन कराया जाता है, जिसमें हमने मुख्य विधियां देखी ऑस्मोसिस, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सोडियम और पोटेशियम आयनों के एक्सचेंज को आयन पंप या आयन एक्सचेंज भी कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि पूरे शरीर के स्तर पर इस व्यवस्था को कैसे संचालित किया जाता है। शरीर में जल की मात्रा को नियमित करने का सबसे प्रमुख अंग किडनी है, जहां नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन प्रेशर के द्वारा रक्त से जल तथा अन्य तत्वों को फिल्टर कर दिया जाता है। वे वृक्क नलिका से होते हुए आगे बढ़ते हैं और यूरिन का निर्माण किया जाता है। शरीर में रक्त की मात्रा का निर्धारण या स्थिर रखने का कार्य यूरिन की मात्रा में कमी या अधिकता के द्वारा किया जा सकता है। शरीर में हाइपोथैलेमस में ऑस्मो रिसेप्टर नाम के अंग होते हैं। ये ऑस्मो रिसेप्टर नाम की कोशिकाएं रक्त के परासरण दाब का मापन कर सकती हैं। इस प्रकार मस्तिष्क में प्रवाहित होने वाले रक्त का परासरण दाब हाइपोथैलेमस में मापन कर लिया जाता है। अगर लगता है कि रक्त का ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब अधिक हो रहा है, तो इससे हाइपोथैलेमस का ये केंद्र क्रियाशील हो जाता है और क्रियाशील होकर के पिट्यूटरी के हाइपोफाइसिस, जो पिछला पिट्यूटरी का हिस्सा है, वहाँ से एक विशेष हार्मोन जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं या वैसोप्रेसिन कहते हैं, इसका स्राव किया जाता है। ये हार्मोन तुरंत किडनी की नलिकाओं पर पहुँचता है और वहाँ से सोडियम के स्राव को या सोडियम के निष्कासन को रोक देता है। सोडियम का रिटेंशन अर्थात कोशिका में रोके रखने का कार्य किया जाने लगता है। अगर सोडियम रुका रहेगा तो जल भी रुका रहेगा और इस प्रकार से बनने वाले यूरिन की मात्रा या बाहर जाने वाले जल की मात्रा को रोक दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, जिससे कि रक्त का ऑस्मोटिक प्रेशर फिर से सामान्य हो जाए। तो ये एक क्रिया है जो कि हाइपोथैलेमस के द्वारा नियमित की जाती है। इसी प्रकार से हृदय के ऑरिकिल, जिसको अलिंद कहते हैं, ऑरिकिल्स में, रक्त की धमनियों में, रक्त की शिराओं में, इन सभी में प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं जो प्रेशर का अनुमान कर सकते हैं। अगर रक्त का दबाव कम हो रहा है तो ये प्रेशर रिसेप्टर्स सक्रिय हो जाते हैं और ये प्रेशर रिसेप्टर्स भी पिट्यूटरी से एंटी डायूरेटिक हार्मोन के स्राव को प्रेरित करते हैं और परिणाम पुनः वही होता है कि किडनी से किडनी से जल का निष्कासन कम कर दिया जाता है। दूसरी प्रक्रिया एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित मिनरेलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड, जिसको एल्डोस्टेरॉइड कहते हैं या एल्डोस्टेरोन कहते हैं, इनके द्वारा होती है। वो भी वही प्रभाव उत्पन्न करते हैं। किडनी कोशिका में सोडियम का रिटेंशन, किडनी की नलिकाओं में सोडियम का रिटेंशन और जल के निष्कासन में कमी करना। एल्डोस्टेरोन को प्रेरित करने की क्रिया रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के द्वारा की जाती है। यदि रक्त में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता हुआ लगता है तो किडनी के द्वारा एक रेनिन नाम का हार्मोन स्रावित होता है। ये रेनिन रक्त में उपस्थित एंजियोटेंसिन को सक्रिय करता है और ये सक्रिय एंजियोटेंसिन एड्रिनल ग्रंथि में पहुंच करके एल्डोस्टेरोन नाम के हार्मोन का स्राव प्रेरित करता है। एल्डोस्टेरोन या मिनरेलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड किडनी से जल के निष्कासन की गति को कम कर देता है और इस तरह से जल का रिटेंशन हो जाता है।
ये ध्यान देने की बात है कि जल का सीधे रिटेंशन नहीं होता है, ये एक इनडायरेक्ट प्रक्रिया है। जल को रोके रखने के लिए सोडियम आयनों को रोके रखा जाता है और सोडियम के बदले पोटेशियम आयनों को निष्कासित किया जाता है, निकाला जाता है, सोडियम को रोके रखा जाता है। तो इस प्रकार से पूरे शरीर में जल की मात्रा का नियमन अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा किया जाता है। धन्यवाद।